Hello friends, welcome you all to your YouTube channel Study with Ru. रिंग्स एंड फिल्स की नेक्स्ट थ्योरम इस वीडियो में हम कर रहे हैं. द ऑर्डर ऑफ ईच नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन ब्रैकेट में लिखा है रिगार्डिंग द एलिमेंट्स एज द मेंबर्स ऑफ एडिटिव ग्रुप. इससे देखो सबसे पहले आप ना विदाउट ब्रैकेट पढ़ो. इसने कहा है कि जो आपका ऑर्डर है ना नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का किसी भी इंटीग्रल डोमेन के लिए. इंटीग्रल डोमेन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, रिपीट कर देती हूँ. इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी और विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स. ठीक है, आप इसके डेफिनेशन वाली वीडियो भी देख सकते हो अच्छे से, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. ठीक है, तो ये कहता है कि जो ऑर्डर है ना किसी भी इंटीग्रल डोमेन के नॉन ज़ीरो एलिमेंट का वो सेम रहेगा हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का. मतलब अगर इसमें ये कह रहा है कि कोई इंटीग्रल डोमेन है जैसे 1 2 3 4 5 उसके एलिमेंट्स हैं, तो इन सब का जो ऑर्डर है वो सेम रहता है, ये हमें दिखाना है. ब्रैकेट में आप देखो क्या लिखा है कि रिगार्डिंग द एलिमेंट्स एज द मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप. कहता है कि जो ग्रुप लेना है उसका जो ऑपरेशन हमें दे रखा है ना यहाँ, वो दे रखा है एडिशन. बात क्लियर हुई यहाँ तक? चलो अब इसका प्रूफ करते हैं. सबसे पहला काम हमारा, हमने एक आर लिया जो हमारा इंटीग्रल डोमेन है. ठीक है, और कहा कि कोई एक एलिमेंट है ए जो आर का एलिमेंट है और वो कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट है. इसमें क्या बात लिख, पहली लाइन में जो इसने ये लेट किया है वो क्या कह रहा है कि मेरे पास कोई एक ए है जो मेरी इस इंटीग्रल डोमेन का या इंटीग्रल डोमेन का एक एलिमेंट है. ठीक है, और दूसरा कहता है कि ये जो एलिमेंट है ये एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, यानी ज़ीरो नहीं है. फिर कहता है कि मैं लेट करो कि ये जो एलिमेंट ए हमने लेट किया है इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो एन है, कोई एक नंबर है एन. ठीक है, क्या क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ एन. सॉरी, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? एन होगा. फिर कहता है जो ग्रुप दे रखा था वो क्या है? एडिटिव ग्रुप लेना है, यानी कि जो हमारा डोमेन है उसके साथ जो ऑपरेशन लेना है वो सिर्फ प्लस का लेना है, एडिशन का लेना है. क्लियर हुई बात यहाँ तक? फिर कहता है एक और एलिमेंट बी उठाया है जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और वो आर का ही एलिमेंट है. यानी एक बी उठाया जो रिंग का एक एलिमेंट है और वो भी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है. बेसिकली देखो क्या हुआ है, हमें क्या दिखाना है? दो एलिमेंट्स को सेम करके दिखाना है कि उनका जो ऑर्डर आएगा ना वो सेम आएगा. यही हमें थ्योरम कहती है. तो मैंने दो एलिमेंट्स उठाए हैं जिसमें से एक एलिमेंट का ऑर्डर फिक्स कर लिया और दूसरे का हम ये दिखाएंगे कि सेम आएगा. यही दिखाना है ना. अब चलो दो केसेस पे बात करते हैं. दोनों केसेस क्या रहेंगे? पहला केस जब जो हमारा ऑर्डर है वो ज़ीरो हो, और दूसरा जब वो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो से कोई बड़ा नंबर हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो. ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने माना कि जो मेरा एन है यानी जो ऑर्डर है एलिमेंट का, ऑर्डर ऑफ ए है, वो ज़ीरो है. अगर ऐसा है तो उसका सीधा सा क्या मतलब निकलता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कैरेक्टरिस्टिक वाली उस डेफिनेशन को फॉलो करता हो. लास्ट वीडियो में आपने देखा था. तो यानी कि के ऑफ ए ज़ीरो बने ऐसा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं. कहाँ से होगा? जब वो एक एम्प्टी सेट, मतलब जो एन है वो ज़ीरो ही है, डायरेक्ट ज़ीरो है, तो ये वाली कंडीशन यानी कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर ऐसा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, अब कहता है मान लेते हैं कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है. ये तो हमने बोल दिया कि नहीं करता, ये अब हम शो करेंगे कि कैसे. तो कहता है मान लो इफ़ पॉसिबल, अगर ऐसा हो सकता है तो कहता है जो ऑर्डर ऑफ बी है ना वो हमने एम मान लिया, कोई एक एम नंबर मान लिया और कह दिया कि जो एम है वो ज़ीरो से बड़ा है. ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारा ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या है? ज़ीरो है. हमने क्या लेट किया है? ऑर्डर ऑफ ए क्या है? ज़ीरो है. अब हमें हमारी कंडीशन तो ये दिखानी है कि जब बी का भी ऑर्डर होगा वो क्या रहेगा? ज़ीरो ही होगा. और हम उसका क्या करेंगे? अब अपोजिट लेके चलेंगे. हम लेके क्या चलेंगे कि जो ऑर्डर है वो एम है और एम कोई ज़ीरो से बड़ा कोई एक नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है. अगर ऐसा है तो एम बी क्या देगा? हमें ज़ीरो देगा. इसको आप लास्ट वीडियो में जो आपने 2-3 थ्योरम्स करी थी सेम उसके जैसी ही थ्योरम्स हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उनसे आप रिलेट
कर सकते हो। एम बी क्या बनेगा 0। अब आप इस वाले टर्म के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट तो ज़ीरो रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ही जब ज़ीरो है तो ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो वो तो ज़ीरो ही रहना है। तो हमने क्या किया, a इंटू में एम बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये फाइंड आउट किया। अब m टाइम्स ऑफ b, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि ऑपरेशन क्या चल रहा है यहाँ पे, एडिशन का, एडिशन ग्रुप बताया था। तो हमें b को m टाइम्स क्या करना है, ऐड करना है। नीचे आप मेंशन कर सकते हो m टाइम्स, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, बार बार नहीं लिखा यहाँ पे, आप अपनी एग्ज़ाम टाइम में मेंशन कर सकते हो, अच्छा लगेगा, बढ़िया रहेगा कि नॉलेज है बंदे को। तो a और यहाँ पे b कितना टाइम, m टाइम्स हमने ऐड किया और रिज़ल्ट क्या रहेगा 0। अब इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, ये भी m टाइम्स होगा। अब यहाँ से आप लोग b कॉमन निकाल लो, अंदर m टाइम्स a बच जाएगा। अब इसको वापस से ऐसे लिख लिया, m टाइम्स ऑफ a इंटू बी। अब देखो m टाइम्स ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि हमारा ये जो r है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन होने का मतलब क्या है कि अगर कोई a ऑपरेशन b इज इक्वल टू 0 है तो आइदर या तो मेरा a 0 होगा या फिर मेरा b 0 होगा। तो यानी कि या तो मेरा m a 0 होगा या फिर b 0 होगा। लेकिन हमने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स उठाए थे a और b, यानी कि b तो ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि m a क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इससे हमें क्या, इस सिर्फ अगर मैं इसकी बात करूँ, इस कंडीशन से हमें पता चलता है कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ ए है वो क्या है, m है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमारा जो a का ऑर्डर है वो आना क्या चाहिए था, 0 आना चाहिए था, लेकिन आया तो वो कुछ और है, वो 0 तो नहीं है, क्योंकि हमने n को क्या माना था, 0 लिया था ना, लेट किया था, वो ऑर्डर ऑफ ए 0 था, लेकिन ये 0 तो नहीं आया। 0 नहीं आया, दैट मीन्स कि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन होने का मतलब है जो हमने सपोज किया है, जो हमने लेट किया है वो गलत है, और जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा, दोनों 0 रहेंगे। बात क्लियर हुई, ठीक है। हमने क्या करना था, ऑर्डर सेम दिखाना था और हम अलग अलग लेके चले और लास्ट में बताया कि हमारा सपोजिशन गलत है और ऑर्डर डिफरेंट ना होके ऑर्डर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब हम आते हैं दूसरे केस पे। फर्स्ट केस में हमने जो हमारा ऑर्डर ऑफ ए था वो हमने लिया 0। अब हम लेंगे जो हमारा ऑर्डर ऑफ ए है वो हम ग्रेटर देन 0 पे बात करेंगे, ठीक है। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए यानी कि जो हमारा n था, क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ ए को क्या लेट कर रखा है, n लेट कर रखा है। अब हमें क्या करना है, n ग्रेटर देन 0 पे बात करनी है कि जो हमारा ऑर्डर है वो 0 से बड़ा कोई नंबर हो। तो इट मीन्स कि जब मैं a और n को ऑपरेट करूँगी तो रिजल्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि n जो है वो a का ऑर्डर है, ठीक है। इस कंडीशन पे हमने ये लिखा है। फिर देखो, अब इसके मल्टीप्लाई में आप कुछ भी लिखोगे तो वो भी 0 ही रहेगा। मैंने b से मल्टीप्लाई किया, फिर सेम वही सारा सिनेरियो आपको फॉलो करना है। आप ध्यान से देखो, n टाइम्स ऑफ a यानी कि n टाइम्स a को ऐड करो, बाहर b है, फिर इस b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सब a के साथ, फिर यहाँ से a को बाहर निकाल लो, अंदर b बच जाएगा। ये n टाइम्स ऑफ b इंटू ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर वही कि ये क्या है, हमारा इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है तो या तो 0 a इज इक्वल टू 0 होगा या फिर ये वाली टर्म 0 होगी, लेकिन हमने तो a को नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया है, दैट मीन्स जो हमारा n भी है वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ मैं एलिमेंट लिख देती हूँ, किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ऐसा होने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ b रहेगा वो लेस देन इक्वल टू n होगा। मतलब n इंटू बी इज इक्वल टू 0 अगर बन रहा है उसका मतलब है कि जो ऑर्डर ऑफ b होगा वो इस n से या तो कोई छोटा नंबर होगा या फिर वो n ही होगा, ठीक है। इसको मैंने अपनी मान ली कंडीशन नंबर 1, ओके। आगे देखो, फिर मैंने सपोज किया, अब यहाँ से हमारे पास ये बात आई थी कि ये जो ऑर्डर ऑफ b होगा ना वो n से कोई छोटा नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया वो m है, वो और कुछ नहीं है, वो m है, मैं ऐसा सपोज कर रही हूँ।
हमें क्या दिखाना है, दोनों को सेम दिखाना है, सेम दिखाना है, इक्वल दिखाना है। इक्वल ना लेके मैं क्या लूँगी, कुछ डिफरेंट ले रही हूँ भाई। इक्वल तो नहीं है, लेस देन है, मैंने ये लेस देन वाली कंडीशन लेके चल रही हूँ। मैंने कहा जो हमारा बी का ऑर्डर है वो कोई एन से कोई छोटा नंबर एम है। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर कहता है अगर ऐसा है तो एम बी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, ये वही ऑर्डर वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर ये ज़ीरो है तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो ही रहेगा, मैंने ए से कर दिया। फिर वही सारा सेम, इसको बी को एम टाइम्स ऐड किया, फिर अंदर ए को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बी को कॉमन निकाल लिया। फिर यहाँ से क्योंकि हमारा जो आर है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, इज़ इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन है और बी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि हमने नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया है। दैट मीन्स कि जो हमारा एम ए होगा वो ज़ीरो होगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ऐसे है कि जो हमारा एम ऑफ ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। और इसका होने का मतलब क्या है कि जो आपका ए का ऑर्डर होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, एम रहेगा। लेकिन अभी हमने क्या कहा था कि हमारा जो ऑर्डर है बी का वो कोई नंबर है एम जो छोटा है एन से, ठीक है। और हमने लिया था कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ ए है यानी कि जो एन है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, हम इस पे बात कर रहे थे। और अब ये तो और लेस नंबर आता जा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इस ऐसा होने का मतलब क्या है, सिंपली देखो ऑर्डर ऑफ ए क्या था हमारा, एन था, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एन है, लेस देन इक्वल टू एम। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हमने एम को क्या लिया है, एन से छोटा नंबर लिया है। और आ क्या रहा है कि जो हमारा एन है वो छोटा है, तो ये तो इम्पॉसिबल हुआ, इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स कि जो हमने सपोज किया है वो गलत है और दोनों का ऑर्डर सेम होगा और वो क्या है, एन है। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलो इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम अब हम कवर करेंगे। लास्ट थ्योरम में कहता है प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर ज़ीरो और अ प्राइम नंबर। पहली बात तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आने के एग्ज़ाम में आने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं इसके, ठीक है। ध्यान से देखना, हमें क्या शो करना है कि जो इंटीग्रल डोमेन होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक अगर हम निकालें तो वो या तो ज़ीरो आएगा या फिर कोई प्राइम नंबर आएगा। बात क्लियर हुई? तो हमें अब इस पे क्या है, दो कंडीशंस पे बात करनी है, एक ज़ीरो पे और एक प्राइम नंबर पे, ठीक है। सबसे पहले लेट किया कि आर मेरे पास एक इंटीग्रल डोमेन है और ए इसका कोई एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है आर का। क्या कहता है, ए मेरी एक आर का एक एलिमेंट है और ये एक ऐसा एलिमेंट है, एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर ऑर्डर जो है वो ए का क्या हो, ज़ीरो, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए अगर क्या है, ज़ीरो है, तो ये तो आप पहले पीछे की वीडियो में भी करते आ रहे हो जब से कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट हुआ है तब से, कि अगर ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट इज़ ज़ीरो देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज़ ऑल्सो ज़ीरो। अगर वो ऑर्डर ज़ीरो है तो कैरेक्टरिस्टिक भी ज़ीरो ही होगा, ठीक है। तो ज़ीरो वाला फंडा तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, प्राइम नंबर पे बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कहता है कि अब मैंने क्या किया, मैंने लेट किया कि जो मेरा ए का ऑर्डर है वो कोई एक नंबर है पी, ठीक है। पी ज़ीरो नहीं है, ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अगर ज़ीरो होगा तो उस पर तो हमने बात कर ली। अब हमें कुछ डिफरेंट नंबर लेना है तो मैंने उसको ज़ीरो ना नहीं है इसके इक्वल मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ ए पी है तो कैरेक्टरिस्टिक भी पी ही होगा, ऐसा क्लियर है ये आपके माइंड में? अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशंस और पीछे की थ्योरम्स कर रखी हैं तो ये यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें क्या शो करना है कि ये जो नंबर आएगा जो p है ये एक प्राइम नंबर है। और हमेशा से हम मैथ्स में क्या करते आ रहे हैं, जो चीज़ शो करनी होती है उसका अपोजिट हम लेके चलते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि p जो है वो हमारा प्राइम होगा और हम लेट क्या करेंगे कि p प्राइम नहीं होकर क्या है, कोई कॉम्पोजिट नंबर है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? लेट कर लिया कि p प्राइम नंबर नहीं है, वो कोई कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा, अब इसको आप ऐसे लेके चलो, देखो 4 है वो एक कंपोजिट नंबर है,
यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, यानी कि 2 एलिमेंट्स, यानी 2 आप बोल सकते हो 2 प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, 2 एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। वही इसने यहाँ किया है, इसने कहा है कि अगर p कॉम्पोजिट है तो वो किन्हीं 2 एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का रिजल्ट बनेगा, यानी कि p को इसने क्या लिख दिया, p1 p2 इस फॉर्म में शो कर दिया। अब आप एक चीज़ और सोचो, कंडीशन क्या है कि ये जो p1 और p2 दोनों जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, ये p से छोटे रहेंगे और 0 से बड़े। ये कंडीशन कैसे लिखी है वो मैं बता देती हूँ। अगर तो ये जो नंबर है वो 0 हो गया, 0 हुआ, तो सिंपल सी बात है कि 0 पे हुआ तो पूरा नंबर ही 0 बन जाएगा, लेकिन हमें तो p नॉट इक्वल टू 0 पे बात करनी है। अगर ये नंबर p ही हो गया, ठीक है, तो जब आप p को p से मल्टीप्लाई करोगे तो ये p का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन हमें तो p देखना है। तो यहाँ से सिंपल बात क्या निकल के आती है कि इन दोनों के बीच के नंबर ये रहेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, आगे हमने क्या कहा है, r क्या है, हमारा एक इंटीग्रल डोमेन है एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम एक एलिमेंट a उठा रहे हैं r का, जहाँ पे a नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और वो इंटीग्रल डोमेन है। ये बात इसने कही है, कहता है a का स्क्वायर किया है इसने, नॉन ज़ीरो एलिमेंट का स्क्वायर करोगे तो वो भी 0 नहीं रहेगा। आप ऐसे बोल रहा है ये कि जैसे 2 है वो नॉन ज़ीरो है, 0 नहीं है, इसका स्क्वायर करोगे तो वो नंबर भी तो 0 नहीं होगा ना, ये बोल रहा है, तो ये भी 0 नहीं होगा। a स्क्वायर भी हमारे इंटीग्रल डोमेन का एक एलिमेंट है और वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है, यानी कि जो ऑर्डर होगा वो उसका क्या रहेगा, p रहेगा। ये हमने क्यों लिखा है, अब इससे जस्ट पिछले थ्योरम में आप प्रूव करके आ रहे हो कि जो एलिमेंट्स हैं उन सब का जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा। अब अगर a का ऑर्डर ये p है, ठीक है, तो a स्क्वायर का भी तो p ही होगा ना। समझ रहे हो बात को, कि सब एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा, तो इसका ऑर्डर भी p रहेगा। अब ऑर्डर की फिर से वो ऑर्डर होने वाली उसकी वजह से मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो p इंटू ए स्क्वायर जब निकालूंगी तो वो क्या बनेगा, 0। अब मैंने p की जगह सिंपली ये वैल्यू पुट कर दी, p1 p2 यहाँ पे पुट किया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस a स्क्वायर को मैंने अरेंज कर दिया, p1a p2a इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या है कि आइदर ये वाला पॉइंट 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। अब है ना, आप ध्यान से देखना इस यहाँ पे इन चीज़ों को देखो, ऑर्डर ऑफ ए क्या था, p था, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस को देखें तो या तो वो p1 बन जाएगा या फिर वो p2 बन जाएगा। बात क्लियर हुई माइंड में? और अगर ऐसा होता है तो या तो p1 p से बड़ा बन जाएगा या फिर p2 p से बड़ा होगा, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन पहले ही मैंने आपको बताई थी कि ये जो दोनों नंबर्स होंगे ये p से लेस होंगे, ग्रेटर नहीं। लेकिन हमने जो कैलकुलेशन करी तो हमने देखा कि इस कंडीशन पे ये जो p1 और p2 है इनमें से एक नंबर बड़ा आ जाएगा, और अगर वो बड़ा हुआ तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो हमने सपोज किया था कि p एक कॉम्पोजिट नंबर है वो गलत है, p कॉम्पोजिट ना हो करके एक प्राइम नंबर ही होगा। बात क्लियर हुई? अगर आपको इस चैप्टर में आपको किसी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप पूछ सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।